गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम सभी लोग कक्षा 8 का अपनी मंजरी पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। चैप्टर नंबर 4 आपका है पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, जो कि कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित एक कविता है। तो बच्चों आप सभी लोग अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए। जो लास्ट में आपसे प्रश्न कराए जाते हैं उसको आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलना है। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए, इस कविता को पढ़िए, उसके बाद उसके भावार्थ को भी समझिए। यहाँ पे आपको कविता को सुनाया भी जाएगा और उसके साथ साथ उसके भावार्थ को भी बताया जाएगा। तो आइए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। खिले फूल फल चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फल लदे अपने उपवन हो, अपनी परती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो महक रही छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हों। तो विनती है यही कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग हिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो वे दुष्कर्मों का फल चखते हैं। आज सभ्यता वहशी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भर इंसानों को बांट रही है, इंसानों को बांट रही है। इस कविता के माध्यम से कवि ने पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा दी है। कवि कहते हैं कि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि थोड़ी सी जमीन लेकर उसमें बाग बगीचा लगाता, जिसमें चिड़िया चहचहाती और फल फूल लगते, जिसकी मनमोहक सुगंध सर्वत्र बिखरती। बगीचे में एक जलाशय का भी निर्माण करता, जिसमें ताजी हवा अपने को नम रखती। हो सकता है कि तुम्हारे पास अपनी कुछ जमीन हो, उसमें फल फूल लगे हो, बगीचे हो या अपनी खाली जमीन हो सकता है कि छोटी सी क्यारी हो, छोटी सी खेती हो जिसमें फसलें लहलहा रही हो सकता है कि उनमें पशु घूमते हो और आंगन में पक्षी चहचहा रहे हो। तुमसे यही विनती है कि पेड़ों को कटने मत देना, इन पशु पक्षियों को उजड़ने मत देना। पेड़ों की एक एक पत्ती हम सभी जीव जंतुओं के लिए मूल्यवान है, क्योंकि हमारे जीवन का अस्तित्व उन्हीं पर निर्भर है। जब पेड़ों की शाखाएं कटती है तो वे शिशुओं की भांति रोते हैं। इन पेड़ पौधों में भी जान होती है। जैसे हम सबके शरीर में चोट लगने पर वेदना व्यक्त करते हैं, उसी प्रकार पेड़ पौधे भी अपनी शाखाएं कटने पर वेदना व्यक्त करते हैं। हम जैसा व्यवहार बच्चों के साथ करते हैं, वैसा ही व्यवहार हमें पेड़ों के साथ भी करना चाहिए। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार हम सबके जीवन में बच्चों का महत्व होता है, उससे हम खुश व सुखी होते हैं, उसी प्रकार पेड़ों का भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। उनसे हम जीवित रहने के लिए प्राणवायु ऑक्सीजन के साथ साथ फल फूल तथा औषधि पाते हैं। जो लोग पेड़ों के महत्व को नहीं समझते, निश्चित रूप से उसके दुष्परिणाम को भुगतते हैं। आज भौतिकवादी सोच के कारण हम सब बिना सोचे समझे पेड़ों को काट रहे हैं। पेड़ों के कटने से वातावरण में लगातार ऑक्सीजन की कमी हो रही है। लोग फेफड़ों की बीमारी से ग्रसित होते जा रहे हैं। कोई किसी की परवाह नहीं कर रहा है। हर व्यक्ति अपने ही बारे में सोच रहा है। मानवीय संवेदनाएं समाप्त हो रही हैं।
कई प्रकार से सामाजिक आधारों पर बट रहे हैं। तो बच्चों, अभी अभी हम सब ने इस कविता को पढ़ा तथा उसके भावार्थ को भी जाना। अब आइए, कुछ पद यहाँ पे दिए गए हैं, कुछ पद्यांश दिए गए हैं जिनको हमें संदर्भ सहित व्याख्या करके अपनी कॉपी में लिखना है। तो पहला जो पद आपके सामने दिया गया है, जैसे आप सभी लोग जानते हैं जो कविता होता है उसको हम पद्यांश बोलते हैं, ठीक है। पद्यांश बोल सकते हैं, या जो आपका कविता होता है कविता लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कुछ यहाँ पे पद्यांश आपके सामने दिख रहे हैं उनको क्या करना है, संदर्भ सहित व्याख्या करना है। तो पहला पद्यांश आपके सामने लिखा हुआ है, बहुत दिनों से, यहाँ पे लिखा है शुरुआत का, बहुत दिनों से अंग भिगोले, बीच में आपका छूटा हुआ है, गैप है, इसको अपनी बुक में देख लेना आप लोग। तो इसका जो संदर्भ होगा, हेडिंग डालेंगे संदर्भ में लिखेंगे, आप लोग जानते हैं प्रस्तुत काव्यांश या पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के कौन से चैप्टर का नाम होता है, चैप्टर का नाम लिखना होता है। उसके बाद कवि कौन होते हैं, उसके कवि का नाम लिखना होता है। लिखने के बाद ये आपका यहाँ पे संदर्भ कंप्लीट हो जाता है। प्रसंग में क्या होता है, प्रसंग में आप सभी लोग जानते हैं, उससे पद्यांश में कवि किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, किस बातों को बताना चाह रहा है, उसी को थोड़ा शॉर्ट में लिखना होता है। तो जैसे कि यहाँ पे दोनों संदर्भ और प्रसंग एक ही साथ लिख दिए गए हैं, तो यहाँ पे लिख के सामने दिखाया गया है, तो आप देख सकते हैं। जैसे लिखा है प्रस्तुत काव्यांश, काव्यांश लिख सकते हैं क्योंकि काव्य जो होता है कविता होती है, या हम पद्यांश भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, या पद्यांश हमारा हो सकता है या काव्यांश हो सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक मंजरी 8 में संकलित कविता पेड़ों के संग बढ़ना सीखो से लिया गया है या उद्धृत है, कुछ भी लिख सकते हैं। इस कविता, अब यहाँ से आपका शुरुआत होता है, ये कवि का नाम लिखेंगे यहाँ पे। इस कविता के कवि जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट होगा आपका प्रसंग। अब अगर प्रसंग आपको अलग लिखना है तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे प्रसंग, ठीक है। प्रसंग हेडिंग डालेंगे तो प्रसंग के बाद लिखेंगे कविता। इस कविता के माध्यम से यहाँ पे लिखेंगे, इस कविता के माध्यम से कवि ने पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा दी है। किसकी बात प्रेरणा दी है, पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा दी है। अब उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे व्याख्या। व्याख्या में लिखेंगे, कवि कहता है कि बहुत दिनों से मैं सोच रहा हूँ थोड़ी सी ज़मीन लेकर उस पर बाग बगीचे लगाऊं, जिसमें फल फूल खिले, चिड़िया बोले और सर्वत्र सुगंध बिखरे। बगीचे में एक जलाशय भी हो जिसमें ताज़ी हवा अपना अंग भिगोकर और भी ठंडी हो जाए। ये आपका पहला व्याख्या यहाँ पे कंप्लीट होता है। दूसरा एक और प्रसंग यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दूसरा पद्यांश है, उसका भी हम इसी प्रकार से संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट होता है दूसरा जो प्रसंग है, हो सकता है डैश करके चिड़ियों को रोना। आप अपनी बुक निकाले रहिएगा, साथ में देखते रहिएगा। यहाँ पे लिखेंगे संदर्भ और प्रसंग, जो पूर्वत की तरह है, वहाँ पे पर्यावरण की संरक्षण की बात की गई है और इसके लेखक भी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं और ये हमारे मंजरी पाठ्यपुस्तक कक्षा 8 से संकलित है। चैप्टर का नाम है पेड़ों संग बढ़ना सीखो। तो अब यहाँ पे व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या में क्या लिखेंगे, कवि बच्चों से कहता है कि संभव है तुम्हारे पास तुम्हारी अपनी ज़मीन हो, फल फूल से लदे बगीचे हो या अपनी खाली ज़मीन हो, या हो सकता है छोटी सी क्यारी ही हो जो फूलों के खुशबू से महक रही हो, फिर कुछ खेत हो जिसमें फसलें लगी हैं। यह भी संभव है कि उसमें चौपाएँ यानी पशु घूमते हों या आंगन में पक्षी चहकते हों। तो तुमसे विनती है कि तुम इसको मत मिटने देना, पेड़ों को कभी मत कटने देना, क्योंकि ऐसा करने से चिड़ियों का आश्रय छिन जाएगा और तुम्हें चिड़ियों के लिए तरसना पड़ जाएगा। एक और पद्यांश यहाँ पे है, इस पद्यांश में देखते हैं सेम वही हमें करना है, संदर्भ सहित उसका व्याख्या करना है। तो ये आपका प्रसंग जो है स्टार्ट होता है यहाँ से, एक एक पत्ती डैश संग हिलना। संदर्भ और प्रसंग जो होगा पूर्वत की तरह जैसे पहले लिखे थे पहले वाले में, उससे एज इट इज़ यहाँ पर भी रहेगा।
अब यहाँ पे जो व्याख्या है, व्याख्या में क्या कहता है, कभी कभी कहता है कि पेड़ों वनस्पतियों की एक एक पत्ती हमारे लिए मूल्यवान है, क्योंकि वे हमारे सपनों को आधार देते हैं। जब पेड़ों की शाखाएं कटती हैं तो वे भी शिशुओं की तरह रोते हैं। इसलिए अपने जीवन में पेड़ों के महत्व को समझते हुए पेड़ों के संग बढ़ना, इतराना और हिलना सीखो। यानी पेड़ों को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लो। अगला प्रसंग यहाँ पे है, अगला पद्यांश यहाँ पे है, बच्चों और पेड़ डैश बांट रही है। संदर्भ और प्रसंग आपका पूर्ववत की तरह हो जाएगा, जैसे पूर्व में लिखे थे। उसके बाद जो व्याख्या होगा, व्याख्या इस प्रकार है, कवि के अनुसार इस संसार की हरियाली और खुशहाली का आधार पेड़ व बच्चे हैं। कवि कहता है कि इस संसार की हरियाली और खुशहाली का आधार पेड़ व बच्चे हैं। हरियाली का आधार कौन है? पेड़, जबकि खुशहाली का आधार बच्चों को माना गया है। जो इस बात को नहीं समझते उन्हें पछताना पड़ता है। वर्तमान समय में सभ्यता वैसी बनी हुई है, अर्थात शहरीकरण व औद्योगिकरण ने मानव को पेड़ों का दुश्मन बना दिया है। वे पेड़ों को काटते जा रहे हैं। पेड़ों के कटने से हवा जहरीली होती जा रही है, जिससे मनुष्य बीमार हो रहा है। बच्चों, यहाँ पे आप सभी का जो प्रसंग सहित जो व्याख्या था वो कंप्लीट होता है। अब हम कुछ प्रश्न करेंगे इसी कविता से। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, पूछा जा रहा है कि अगर पेड़ ना हो तो मनुष्य का जीवन कैसा हो जाएगा। इस संबंध में अपने विचार व्यक्त कीजिए। मान लीजिए अगर पेड़ ही ना हो संसार में तो मनुष्य का जीवन कैसा हो जाएगा, इसी पे आपको विचार करके बताना है। तो उसको अपने कॉपी में नोट करेंगे बच्चों। अगर पेड़ पौधे प्रकृति का अनुपम उपहार है, जो पेड़ पौधे हैं जो वो क्या है, प्रकृति का अनुपम उपहार है, कोई उपमा नहीं है इसकी। अनुपम मतलब होता है कोई उपमा ना होना। आज जंगलों को अंधाधुंध काटा जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप मौसम में परिवर्तन, जब जंगल कटता है तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो जैसे कि होता है मौसम में परिवर्तन होता है, तापमान में वृद्धि होती है, ओजोन परत में छेद आदि समस्याओं में वृद्धि हुई है। बढ़ती आबादी, शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण मानव जंगलों को लगातार काटती जा रही है, जिसने न केवल पर्यावरण असंतुलन की स्थिति में उत्पन्न हो गई है, वरन वन्य जीवों का अस्तित्व भी खतरे में है। कई वन्य प्राणी तो लुप्त हो चुके हैं। जैसे कि आप देखते होंगे पहले ज़माने में गिद्ध हुआ करता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में गिद्ध नहीं दिखता है। और उससे बहुत से प्राणी हैं जो विलुप्त होते जा रहे हैं। डायनासोर से सब क्या आए थे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक औद्योगिकरण यानी शहरीकरण की वजह से धीरे धीरे जंगल ख़त्म हो रहे हैं। और क्योंकि जो पशु पक्षी रहते हैं ज़्यादातर जंगलों में रहते हैं, जो उनको छांव नहीं मिलेगा, खाना पानी नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं विलुप्त होते चले जाएंगे। तो ये पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, तो उसको आप बनाए रखिएगा, एक पेड़ ज़रूर लगाइएगा। आगे देखते हैं, वृक्ष पहाड़ियों की सतह को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जो पहाड़ी की सतह होती है उसको बनाए रखने, क्योंकि अगर वृक्ष होंगे तो जो पहाड़ी की अगर बारिश होती है तो वहाँ से मिट्टी कट के नीचे नहीं गिरेगी, और वो मिट्टी जब कटेगी नहीं तो वहाँ पे पहाड़ियाँ बनी रहेंगी। अगर पेड़ पौधे होंगे नहीं तो आपका मृदा अपरदन होता है। आपने पढ़ा होगा मृदा, जब कृषि का पढ़ते होंगे चैप्टर, तो वहाँ पे देखते होंगे मृदा अपरदन, यानी कि मृदा का क्षरण हो रहा है, कहीं ना कहीं मृदा कट के बह रही है। तो पेड़ पौधे इससे भी हमको लाभ देते हैं कि मतलब वहाँ से मिट्टी को कटने से रोकते हैं। इसी प्रकार वो पहाड़ियों को बनाए रखते हैं। उसके आगे लिखा है यहाँ पे, बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा तेज़ी से बढ़ते बारिश के पानी में प्राकृतिक बाधाएं उत्पन्न करते हैं। परंतु वृक्षों के अभाव में नदी का जल स्तर बढ़ जाता है। अगर वृक्ष ना हो, अभाव मतलब क्या होता है, वृक्ष ना हो यानी वृक्ष के कमी हो, अभाव मतलब कमी होना। तो अगर वृक्षों की कमी होगी तो क्या होगा कि नदी का जो जल स्तर है बढ़ जाएगा, जिससे बाढ़ें आ जाती हैं। यहाँ पे बच्चों आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे बातें नहीं है, बाढ़ लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गई है, तो इसको आप लिखेंगे बाढ़, जिससे बाढ़ें आ जाती हैं। हम जानते हैं कि बाढ़ के अपने दुष्प्रभाव हैं।
वनों की कटाई के परिणाम बहुत गंभीर हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान वायु प्रदूषण के रूप में देखने को मिलता है। जहाँ पेड़ों की कमी होती है वहाँ हवा प्रदूषित हो जाती है और सांस से संबंधित अनेक प्रकार की बीमारियाँ हो जाती हैं। तो पहला प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। तो आप लोग तभी से जा कर के एक पेड़ पौधे, जब बारिश का मौसम होने स्टार्ट होने वाला है तो एक पेड़ पौधे अब ज़रूर लगाएं। फल वाले ही लगाएं। आप इसमें आम का पेड़ आ रहा है, आम का भी पेड़ लगाएं। फल वाले लगाएंगे तो आप लोग उसका सेवा भी करेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि पेड़ पौधे बोलने लगे तो वे अपने कौन कौन सी समस्याएं बताएंगे। मान लीजिए अगर पेड़ पौधे जो हैं वो हम लोग की तरह बोलने लगे तो कौन कौन सी समस्याएं हम लोग से शेयर करेंगे, कौन कौन से उनको प्रॉब्लम्स है वो हमको बताना चाहेंगे सबसे पहले। तो उत्तर में बच्चों लिखेंगे, यदि पेड़ पौधे जो हैं बोलने लगे तो वे अपनी बहुत सी समस्याएं हम मनुष्यों से बांटेंगे। जैसे कि हम मनुष्यों का उनका ख्याल नहीं रखते हैं। सही बात है, आप लोग पेड़ पौधों का ऐसे भी ख्याल नहीं रखते हैं। उनकी शाखाओं को काटने पर उन्हें भी दर्द होता है। जब उनकी शाखाएं काटते हैं, जैसे आप कहा अगर हाथ में कहीं कट जाता है, उंगली थोड़ी कट जाती है तो आपको दर्द होता है। सेम एज इट इज़ जब हम पेड़ पौधों की शाखाओं को काटते हैं तो उनको भी उसी प्रकार से दर्द होता है। वे हमें फल फूल लकड़ी जैसे अनेक वस्तुएं उपहार में देते हैं, परंतु हम इन सब के बदले उन्हें तकलीफ़ पहुंचाते हैं। वे हमें फ्री में उपहार के तौर पे फल देते हैं, फूल देते हैं, लकड़ी देते हैं, परंतु हम क्या करते हैं, उनको उसके बदले में कुछ नहीं देते हैं, सिर्फ उनको तकलीफ़ ही पहुंचाते हैं। तो ये आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊँ से कवि का क्या आशय है। यहाँ पे अपने लाइन अपनी कविता मिला होगा, वहाँ पे कवि बोल रहा था बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊँ, उसका तात्पर्य क्या है, उसका मतलब क्या है। तो उत्तर में लिखेंगे, बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊँ से कवि का आशय यह है कि वे काफ़ी समय से इस प्रयास में लगे हुए हैं कि बाग बगीचा लगाने के थोड़ी सी ज़मीन कहीं खरीदें। अगला प्रश्न है, कविता में कवि की चिंता क्या है, किस बात पे चिंता कर रहा है कवि। तो उत्तर में लिखेंगे, कविता में कवि की चिंता यह है कि मनुष्य यदि इसी तरह पेड़ पौधे काटते जाएंगे तो पशु पक्षियों का आश्रय छिन जाएगा और मनुष्य उन्हें देखने के लिए तरस जाएगा। साथ ही हवा जहरीली हो जाएगी और धरती पर जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अगर मान लीजिए कवि बहुत ही गहरा चिंतन में है, बहुत ज़्यादा चिंता है उसके अंदर, वो कह रहा है जिस प्रकार से प्रेजेंट टाइम में इस समय आप देख रहे होंगे कि पेड़ पौधों की कटाई अंधाधुंध हो रही है। आप देख रहे होंगे कि अपने पुराने ज़माने में बच्चों अपने जब बचपन में रहे होंगे तो कितने ढेर सारे पेड़ पौधे या जंगल हुआ करते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे हैं बहुत तेज़ी से औद्योगिकरण यानी शहरीकरण हो रहा है, जिससे वहाँ पे पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। आप देख रहे हैं मकान बन रहा है, खेतों में मकान बन रहा है। तो अगर इस प्रकार से अंधाधुंध कटाई होती रहेगी तो कहीं ना कहीं आगे चल करके जो हमारा अस्तित्व है, हमारा जीवन है, वो ख़त्म हो जाएगा। क्यों ख़त्म हो जाएगा? क्योंकि जो पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, O2 यानी कि ऑक्सीजन देते हैं, जिससे हमें ये हमारा प्राणवायु हवा मतलब कि ऑक्सीजन है, जिससे हम इसी के जो हवा लेते हैं अपने अंदर सांस लेते हैं, इसी को लेते हैं। अगर ये ना हो तो इससे मनुष्य मर जाए, जीवित ना रहे। तो अगर पेड़ पौधे रहेंगे नहीं, जब वहाँ से ऑक्सीजन बनेगा ही नहीं, तो वाकई में श्योर है कि हम लोग मर जाएंगे। तो आप लोग ध्यान में रखें, आज ही जा कर के पेड़ पौधे लगाएं अपने घर पे, अपने घर के आसपास में, खेतों के आसपास, जहाँ पे आपको अच्छा लगे। ज़रूरी नहीं है कि घर पे नहीं लगाए तो अपने देख रहे हैं सड़कें हैं, रोड है, रोड के किनारे भी लगा सकते हैं, बारिश में लगा दीजिए। अगला प्रश्न है, कवि क्या विनती कर रहा है। तो कवि सभी लोगों से विनती कर रहा है कि वे पेड़ों को ना काटें। साथ ही कवि यह भी विनती कर रहा है कि लोग अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और धरती को हरा भरा बनाए रखें। तो आप लोग को भी इस क्वेश्चन को अपने जीवन काल में उतारना है इसी प्रकार। प्रश्न नंबर 4 है, बच्चे और पेड़ संसार को हरा भरा किस प्रकार से रखते हैं। तो बच्चे से ही दुनिया खुशहाली है। बच्चों से ही दुनिया में खुशहाली है। जिन घरों में बच्चे नहीं होते वहाँ सन्नाटा और मातम का माहौल होता है। उसी प्रकार पेड़ संसार को हरियाली प्रदान करते हैं। पेड़ों के बिना यह धरती प्राणहीन और बंजर हो जाएगी। बच्चों की हंसी, शरारतें और पेड़ों की हरियाली तथा शुद्ध हवा ही संसार को हरा भरा रखे हुए हैं।
प्रश्न नंबर यहाँ पे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, उसको आप ध्यान में रखिएगा, धीरे धीरे आप सीखते जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि क्रिया के जिस रूप से ज्ञात होता है, यहाँ पे लिखा है, ध्यान सुनिएगा इसको, क्रिया के जिस रूप से ज्ञात होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे कि पढ़ना क्या हो जाएगा, पढ़ाना, यानी कर्ता कौन है, जैसे मैं कोई काम ना करके, जैसे आप कोई काम ना करके किसी से और से करवाना चाहते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे आपको कोई काम कराना है तो उसको आप ना करके किसी और से करवाना चाहते हैं तो उसको बोलेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे अगर पढ़ना हम लोग पढ़ेंगे, पर अगर किसी और को का बोल लेंगे पढ़ना है तो उससे हम कहेंगे पढ़वाना, उसका ये प्रेरणार्थक शब्द क्या हो जाएगा, पढ़वाना। इस प्रकार कुछ शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, उनको हमें प्रेरणार्थक शब्द में, प्रेरणार्थक क्रिया में चेंज करना है। तो जैसे यहाँ पे है, पहला है खेलना क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें खिलवाना है, किसी और से काम करवाना है तो उसका खेलना क्या हो जाएगा, खिलवाना। तो क्या लिखेंगे इसको, खिलवाना। रखना क्या हो जाएगा, रखवाना। इसी प्रकार घूमना क्या हो जाएगा, घुमवाना। काटना क्या हो जाएगा, कटवाना। बनाना क्या हो जाएगा, बनवाना। तथा लिखना क्या हो जाएगा, लिखवाना। और देखना क्या हो जाएगा, दिखवाना। जबकि पिलाना क्या हो जाएगा, पिलवाना। तो बच्चों आपने ये प्रेरणार्थक शब्द सीखे, तो आपको इन जितने भी प्रश्न यहाँ पे कराए गए हैं इनको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद जैसा कि आप सबका इसमें ऑनलाइन क्लास चल रही है, उसको फ़ोटो खींच करके अपने जो आपका स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में आपको सेंड करना है। सेंड करने के बाद जो भी आपके टीचर होंगे उसको चेक करके फिर पुनः आपको वापस उस फ़ोटो को सेंड कर देंगे। तो अगर हाँ, इस वीडियो को आप अपने हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद बच्चों, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।